माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा हिंदी पद्य साहित्य से रिलेटेड कुछ प्रश्न हम करेंगे जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड का ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है तो वहां पर पद्य साहित्य इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट एमपी बोर्ड में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ प्लस इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें जो गद्य हैं उसके भी कुछ प्रश्न देख लेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए, सत्य असत्य के लिए, सभी तरह के क्वेश्चंस में ये सारे क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। तो बढ़ते हैं और करते हैं कक्षा 10 के लिए हिंदी पद्य साहित्य। अगर किसी और क्लास में भी पद्य साहित्य पूछा जाता है तो वहां पर भी आप इसको पढ़ सकते हो, जैसे कि 11th में, 12th में या फिर 9th में। अगर आपका हिंदी पद्य साहित्य या हिंदी गद्य साहित्य से कुछ प्रश्न आते हैं तो वो सभी क्लासेस के लिए कॉमन होते हैं, तो सारी क्लासेस के लिए ये हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर क्लास 10th के लिए है, ये सारी क्लासेस के लिए अगर आपका ये टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, केशव दास किस काल के कवि हैं और उनकी किसी एक रचना का आपको नाम लिखना है। तो केशव दास जो हैं वो किस काल के कवि हैं, वो हैं आपके रीतिकाल के कवि। ठीक है, तो रीतिकाल में अगर आपको क्वेश्चन आए तो ऐसे भी आ सकता है कि रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम बताओ, तो आप बता देना भाई केशवदास, और उनकी को अगर पूछा जाए कि उनकी एक रचना क्या है तो उनकी एक रचना कौन सी है, रामचंद्रिका। क्लियर। सो यहां पर आपको एक क्वेश्चन से और अनेक क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहां पर पूछा जा सकता है रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम और उसकी एक रचना बताइए, या फिर ऐसे पूछ लिया कि केशव दास होगा। ओके, केशव दास किस काल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं और उनकी रचना क्या है, रामचंद्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के किन्हीं 2 प्रवृत्तियों, अगर आपके पास प्रवृत्तियां आ जाती हैं तो प्रवृत्तियां मतलब क्या होता है, विशेषताएं होती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर प्रवृत्तियां या विशेषताएं बोथ आर सेम, ओके, उनका आपको उल्लेख करना है। और या फिर आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक ये आपके मॉडल पेपर में भी पूछा गया था। तो किसी भी काल की विशेषताएं अगर आती हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रीतिकाल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। तो रीतिकाल के 2 प्रवृत्तियां या 2 विशेषताएं बतानी है, तो कौन कौन सी हैं, श्रृंगार रस की प्रमुखता, एक तो उसमें श्रृंगार रस बहुत अच्छे से था, दूसरा क्या है, आश्रय दाताओं की प्रशंसा। क्या होता था ना रीतिकाल में जो कवि होते थे वो क्या करते थे, राज दरबारों में और वहां पर है ना गीत गाया करते थे और वहां पर रचनाएं करते थे। तो जहां वो राजाओं के यहाँ जिस भी राजा के यहाँ पर रहते थे तो फिर क्या करते थे, वो उनको खुश करने के लिए वहां पर उनकी प्रशंसा में कुछ कुछ गाया करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे, उन्होंने क्या क्या किया है, उनकी वीरता क्या क्या है, उन सभी का अपने गीतों में, अपने काव्य में उन चीजों की रचना करते थे। इसीलिए इस तरह की विशेषताएं हैं। तो ये 2 विशेषताएं आप इसमें लिख सकते हो। आप चाहें तो उसमें वीर गाथाएं या वीरता की प्रशंसा की जाती थी, वो भी आप तीसरा पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सगुण भक्ति शाखा के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, सगुण भक्ति के शाखा के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखने हैं और उनकी एक एक रचना भी लिखनी है। तो सगुण भक्ति जिसमें पहले थे तुलसीदास और उनकी रचना कोई भी आप लिख दो, जैसे आपने रामचरितमानस लिख दिया। दूसरे हैं सूरदास, जिनकी क्या लिख देंगे आप, सूरसागर। तो ये हमने पढ़ रखा है अपने चैप्टर्स में, बट क्वेश्चन देखो कैसे आ जाएगा, सगुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या होती है कि जहां पर आप किसी व्यक्ति विशेष या किसी भगवान, किसी मूर्ति, उनकी पूजा करते हो, उनको हम सगुण भक्ति कहते हैं। और निर्गुण भक्ति ऐसी होती है जिसमें हम परमात्मा से रिलेटेड, यानी आपके मन में किसी एक की मूर्त नहीं बनी हुई है कि जिसको आप समझ करके उसकी पूजा करते हैं। जैसे आपके कोई गुरु जी हैं, आपकी कोई कुल देवी हैं, आपका कोई कुल देवता है, वैसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, कोई हमें देख रहा है, हमें अच्छे कर्म करने हैं। इस तरह की जो भक्ति होती है वो होती है निर्गुण भक्ति। ये होती है सगुण भक्ति, जहां पर हम किसी मूर्ति को या किसी व्यक्ति विशेष को पूजते हैं, उनको मान करके उनके आदर्शों पे आगे चलते हैं। तो ऐसे ही 2 थे तुलसीदास, जिनकी जो आप रचना लिखेंगे रामचरितमानस लिख सकते हो,
और सूरदास जी का सुरसागर सुरसारावली, कोई भी एक लिख सकते हो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल की 4 शाखाओं के नाम लिखिए। आधुनिक काल की 4 शाखाएं लिखनी है। शाखाएं इन द सेंस कि कौन कौन से पद्य साहित्य में कौन कौन सी शाखाएं थी, यानी कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन से युग थे। तो एक थे भारतेंदु युग, दूसरे हैं द्विवेदी युग, तीसरे हैं छायावादी युग और चौथा है छायावादोत्तर युग। ठीक है, इसको इसके भी साथ आप युग लिख देना। तो हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल की 4 शाखाएं हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन ये दे रखा है रीति काल की प्रमुख विशेषताएं बतानी। अभी हमने 2 ही विशेषताएं देखी थी, आप 2 से ज्यादा भी समझ लीजिए ताकि आप उसको और अच्छे से कर पाए। तो रीति काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए, या क्वेश्चन ऐसा सकता है कि रीति काल की कोई 2 विशेषताएं बताइए। एक तो आप लिख देंगे श्रृंगार की प्रधानता है, रीति ग्रंथों का निर्माण है, ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा है, सवैया और दोहा छंदों का अधिक प्रयोग किया जाता है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। ये सभी चीजें होती हैं किसमें? रीति काल में। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीति ग्रंथों का निर्माण, कोई भी 3-4 आप आराम से लर्न कर रख सकते हो ताकि आप उसे विशेषताओं के रूप में लिख पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीति काल से रिलेटेड। नेक्स्ट है साकेत, गीतावली, स्वप्न, ग्रंथि में से 2 के रचनाओं के नाम लिखिए। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में, जहां पर आपको कोई भी नाम दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि बताओ इसकी रचनाएं जो हैं किसने की थी, किन्होंने इनकी रचना की थी। तो किन्हीं 2 का बताना है, 4 में से कोई 2 करने हैं तो इजीली आप कर सकते हो। हम चारों के चारों देख लेते हैं। साकेत जो कि है मैथिली शरण गुप्त। अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन को ये नहीं समझ के करना है कि यार ये तो इसमें से 2 करने, तो कोई भी 2 कर लो। आपको क्वेश्चन के सारे ऑप्शन अच्छे से करने। हो सकता है क्वेश्चन किसी भी रूप में आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए हमारे पास, तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को भी, हर एक क्वेश्चन के आंसर को भी हमको अच्छे से समझना है। सो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। और ग्रंथि जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ठीक है, फिर से साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की, गीतावली, कवितावली ये सब किनकी होती हैं? तुलसीदास जी की। स्वप्न जो है वो किनकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। और ग्रंथि किनकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। अच्छा, तुलसीदास जी की 2 रचनाएं बताइए। तो 2 रचनाएं आपको यही इस क्वेश्चन में ही समझ में आ गई। एक तो आप गीतावली लिख देंगे, दूसरा अभी हमने क्या देखा था? रामचरितमानस, वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें आपके साथ यहीं पर ही क्लियर हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कबीर और जायसी की एक रचना लिखिए। ठीक है, आपको एक तो कबीर की रचना लिखनी है, एक जायसी जी की रचना लिखनी है। तो कबीर की रचना कौन सी है? बीजक। और जायसी की क्या है? पद्मावत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मावत पूछा जा सकता है। पद्मावत किसकी रचना है? क्वेश्चन आ भी सकता है। तो पद्मावत किनकी है? जायसी जी की। और कबीर जी की बीजक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक रचना लिखिए। तो अभी हमने मैथिली शरण गुप्त की तो पढ़ी ही थी, साकेत, वो लिख सकते हैं। तो ये रहा, इन्होंने भी साकेत ही लिख दिया है। तो मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? साकेत। और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कौन सी रचना लिखेंगे आप? प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास। अब ये कैसे कैसे आ सकता है? अब एमसीक्यूज बेस्ड में भी आ सकता है ये, कि यहाँ पर लिखा हो प्रिय प्रवास और यहाँ सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको मैच करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से पढ़ी हुई चीज हमें वहां काम आ सकती है। कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो कि आपको कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ हेल्प कर जाए। तो पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, तो उसके हर एक चीज को आपको अच्छे से समझना है। मान लो ये एक रिविजन है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए तथा उनकी रचना का भी उल्लेख कीजिए। हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले, खड़ी बोली में, तो खड़ी बोली कौन सी होती है? जो हमारा गद्य वाला है, उसमें नॉर्मल जो होती है। उनमें किन्हीं 2 कवियों का नाम बताना है और उनकी रचना का उल्लेख भी करना है। तो अभी हमने जो 2 क्वेश्चन, अभी जो हमने क्वेश्चन रिपीट किया था उसी को लिख देना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, उनका क्या है? प्रिय प्रवास। और मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत। ये खड़ी बोली के ही कवि हैं। ओके, सो यहां से ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट, मतलब क्वेश्चन देखो आंसर सेम था बट क्वेश्चन रिपीट डिफरेंट हो गया। प्रश्न नंबर 10। प्रगतिवाद युग के
दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला उल्लेख क्या है कि इस युग के कवियों में स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर ध्यान दिया। उसने रोटी कपड़ा मकान की समस्या तथा मजदूरों किसानों की दयनीय दशा को कविता का विषय बनाया। प्रगतिवादी युग में क्या हुआ था? प्रगतिवादी युग में जो कवि थे वो लोगों की समस्याओं का, मजदूर किसानों की समस्याएं, रोटी कपड़ा मकान की समस्याएं, इन सभी चीजों का उन्होंने कविता के रूप में उनको विशेष विषय बनाया था और उसी पर ही वो कविताएं लिखा करते थे। दूसरा, प्रगतिवाद कवियों ने छंद के बंधन की अनिवार्यता को नहीं माना कि भाई हम जो कविता लिखेंगे वो छंद के रूप में हो, उसमें छंद वाले रूल्स हो। इस चीज को उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उस चीज को उन्होंने उस बंधन में नहीं बांधा, यानी उस चीज की जरूरत नहीं समझी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कीजिए। एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मैम काल विभाजन क्या होता है, किस तरह से करना है। तो ये रहा आपके उस क्वेश्चन का आंसर। इसलिए मैं जो भी मुझे हिंदी पद्य साहित्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिल रहे थे वो मैं आपको इसलिए नहीं करवा पा रही थी क्योंकि हर एक चीज डिटेल में मैं डाउट्स में नहीं बता सकती थी, तो उसी के लिए हम ये वाला लेक्चर कर रहे हैं। ये मैंने पहले करवा भी रखा है, पद्य साहित्य जब हमने किया था वहां हमने इसको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी किया था मैंने, और साथ ही साथ मैंने पूरे काल, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उन सब चीजों को मैंने बताया था। तो आप वो जरूर लेक्चर जरूर देखिएगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर काल विभाजन की बात करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर हम ब्लूप्रिंट में देखें तो वहां पर काल विभाजन का भी क्वेश्चन बना हुआ है कि काल विभाजन से प्रश्न आ सकता है। तो काल विभाजन के लिए ये रहा। तो हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले है आदिकाल, जिसको बोलते हैं वीर गाथा काल। ये था सन 743 से 1343 तक। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल जिसे कहा जाता है, वो था सन 1343 से 1643 ईस्वी तक। उसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल जिसको कहते हैं रीति काल, और वो था आपका सन 1643 से 1843 तक। और उसके बाद आता है आपका आधुनिक काल जो कि 1843 से आज तक एट प्रेजेंट जो है उसे आधुनिक काल कहा जा रहा है। फिर आधुनिक काल में भी हमने देखा था कि कौन कौन से होते हैं, भारतीय हिंदू युग, द्वितीय युग, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, आधुनिक काल के अंतर्गत। ठीक है, तो बाकी सब ये कौन कौन से थे? पहला आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, उसके बाद है उत्तर मध्यकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है, भक्ति काल, रीति काल, ये कब कब थे? सब में बस सेम ही है, 743 टू 1343, 13 से लेके 16, 16 से लेके 18 और 18 से लेकर के आज तक। ठीक है, तो ये है काल विभाजन। अगर आपको काल विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप एज इट इज ये लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आदिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रवृत्तियां मीन्स विशेषताएं, किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। पहला है आश्रयदाताओं की प्रशंसा और दूसरा है वीर रस के साथ श्रृंगार का भी वर्णन था। तो आदिकाल कौन सा था? वीर गाथा वाला काल था, सबसे पहला काल। तो वहां पर वीरता के साथ साथ श्रृंगार रस का भी था, और दूसरा था आश्रय जो राजा थे उनकी प्रशंसा करना, ये सब चीजें भी वहां पर सम्मिलित थी। प्रश्न नंबर 13। प्रगतिवाद कविता की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए दो प्रमुख कवियों का आपको नाम भी उल्लेखित करना है, दो कवियों के नाम भी बताने हैं। तो पहला तो अभी अभी हमने प्रगतिवाद की विशेषताएं देखा भी था। तो इस युग के कवियों ने छंद की अनिवार्यता को नहीं माना था, एक तो ये है। तो यहां से ये भी पता चल रहा है कि प्रगतिवाद वाले में से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस युग में छंद की अनिवार्यता को नहीं माना गया था। और दूसरा क्या था, यहाँ पर स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर ध्यान दिया गया था। मजदूरों किसानों की दयनीय दशा का चित्रण किया गया था। रोटी कपड़ा मकान की जो है अनिवार्यता, उस चीज़ को दिखाया गया था कि उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर कविताओं का चित्रण किया गया था। अगर इसमें दूसरी चीज़ क्या पूछिए, इसमें किन्हीं दो कवियों के नाम लिखने, तो दो कोई प्रमुख कवि जो है, पहला कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर। एक्स्ट्रा में भी अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं भगवती चरण वर्मा, और फिर है रामविलास शर्मा। चार हैं, चार में से आपको अगर दो लिखने तो आप कोई भी यानी 2 लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम बताने और उनकी एक एक रचना का नाम भी बताना है। तो रीतिकाल के कवि जो हैं, एक तो आप बिहारी ले लीजिए। तो बिहारी के कौन है? सतसई, उनकी रचना है सतसई। और दूसरे हैं कौन? केशव, जिनकी रामचंद्रिका, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, तो केशव दास जिनकी है रामचंद्रिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो विशेषताएं हो गई, कवि हो गई, उनकी रचनाएं हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, छायावाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए तथा दो प्रमुख छायावादी कवियों का नाम भी आपको बताना है। तो छायावाद की विशेषताएं बतानी है कोई दो, और उसके साथ साथ आपको छायावादी कवियों के नाम भी बताने हैं कोई दो। तो छायावाद युग की क्या है? एक तो है व्यक्तिकता की प्रबंधता, दूसरा है सौंदर्य भावना, तीसरा है प्रकृति का मानवीकरण, और चौथा है नैराश्य की भावना। ठीक है, तो ये चार इसकी विशेषताएं हैं। और इनकी अगर छायावादी के कवि, या फिर ऐसा भी आ सकता है, देखो क्वेश्चन घूमकर भी आ सकता है और ऐसा भी कहा जा सकता है कि छायावादी विशेषता पर प्रकाश डालिए और किन्हीं दो छायावादी स्तंभ का नाम उल्लेखित कीजिए। तो आप स्तंभ सोच के क्या सोचेंगे, स्तंभ मतलब क्या होता है, क्या लिखना है इसमें? तो उसका मतलब है आपको कवियों के नाम लिखने हैं कि कौन कौन इसमें कवि थे। सो यहाँ पर स्तंभ मतलब कि कवियों से रिलेटेड है। कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद जो कि बहुत ज्यादा प्रमुख हैं, और उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, जो हम देखते भी हैं हमारी कविताओं में सबसे ज्यादा इन्हीं का, मतलब अगर हम हमारी बुक देखते हैं तो इनसे रिलेटेड हमको कविताएं मिलती ही मिलती हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक काल की प्रयोगवादी धारा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। आधुनिक काल की प्रयोगवादी, तो प्रयोगवादी की विशेषता अभी अभी हमने देखी थी, तो आप वो लिख सकते हैं दो तीन तो, और आप इसमें कवियों का नाम लिख सकते हैं, और क्या क्या लिख सकते हैं वो देखिए। 1943 में अघे के नेतृत्व में 7 कवियों ने हिंदी कविता में छंद, शैली, भाषा एवं भाव से संबंधित सर्वथा नए प्रयोग किए। इन कविताओं में नवीन उपमानों व नवीन बिंब विधानों का प्रयोग किया गया था। ये बहुत अच्छी इसकी विशेषता है, इसको ध्यान रखना आप। इन प्रयोगों के कारण इन्हें प्रयोगवादी कविता कहा गया, मतलब नए नए प्रयोग किए गए थे, नवीन नवीन उपमानों को, मतलब कि नई 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 चीजों से कंपैरिजन करना, नए नए बिंबों का, विधानों का, इन सभी चीजों का यूज किया गया। तो यहाँ पर प्रयोग किए गए नए नए चीजों के, इसीलिए इसको प्रयोगवादी कविता कहा गया। इस प्रकार की कविताओं की धारा को प्रयोगवादी काव्यधारा भी कहा जाता है। ठीक है, कब हुआ था? 1943 के में अघे जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दूसरे तार सप्तक के कवियों के नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तार सप्तक से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि प्रथम तार सप्तक बताइए, दूसरे के बताइए। तो यहां पर पूछा है दूसरे तार सप्तक के कवियों का नाम बताइए। तार सप्तक मतलब 7 कवियों का मिलकर के 7 कवियों ने मिलकर के जब एक रचना की तो उसे तार सप्तक कहा गया। तो 1951 ईस्वी में दूसरा तार सप्तक था। कौन सा हुआ था? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो वो था सन 1951 ईस्वी में। कौन कौन से उसमें कवि थे? जिसके कुछ कवि प्रमुख कौन कौन से हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला मथुआ, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और डॉक्टर धर्मवीर भारती। इनको तो बहुत नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है तार सप्तक के, जैसे एमसीक्यूज में अगर आपने मॉडल पेपर देखा होगा तो वहां पे तार सप्तक में, तो तार सप्तक के कोई कवि कौन से हैं, तो वो हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, तो ये सारे 7 जो हैं इनका नाम आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहीं से अगर ऐसे आ जाए कि निम्न में से कौन से तार सप्तक के कवियों में से नहीं है, एमसीक्यूज बेस भी आ सकता है। तो आपको जब बाकी सबके नाम पता होंगे तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे, यार ये तो नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आधुनिक काल के 4 प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? एक है मैथिली शरण गुप्त, दूसरे हैं हरिओद, तीसरे हैं अघेजी और चौथे हैं नागार्जुन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी। तो अभी हमने देखी हैं बहुत बार। तो एक तो है बौद्धिकता की प्रधानता और दूसरा है विद्रोह का स्वर। प्रयोगवादी धारा के 2 कवियों के नाम बताने हैं, तो कोई भी 2 नाम बता देना, अघेजी और भवानी प्रसाद मिश्र। अघेजी और भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम तार सप्तक के कवियों के नाम बताने की। प्रथम तार सप्तक में कौन कौन थे? अभी हमने दूसरे तार सप्तक के कवि देखे थे, अब यहाँ पर प्रथम के पूछे हैं। तो प्रथम तार सप्तक के कवि कौन कौन थे? एक तो अघेजी थे, दूसरे थे गजानन माधव मुक्तिबोध, तीसरे हैं नेमी चंद्र जैन,
चौथे हैं भारत भूषण अग्रवाल, पांचवें हैं प्रभाकर माचवे, छठे हैं गिरिजा कुमार माथुर और सातवें हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, तार सप्तक के प्रथम तार सप्तक के कवि कौन कौन से थे? अज्ञे, गजानन महादेव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द्विवेदी युग होगा। ठीक है, द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम बताने हैं। तो द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? एक है मैथिली शरण गुप्त और दूसरे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, बट आपको पॉइंट्स में कैसे करना है, आप जो भी काल है ना, जैसे वीर गाथा काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, आधुनिक काल हो गया, फिर आधुनिक काल में भी अलग अलग है, द्विवेदी युग, प्रयोगवादी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, इन सभी को लेकर के इन सभी के दो दो कवि जो हैं उनको और उनकी रचना को आराम से एक नोट में, शॉर्ट नोट में अगर हम बात करें तो वैसे बना के लिखना, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले जब आप उसको रीड आउट कर रहे होंगे, तब उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, साकेत तथा उर्वशी के रचयिताकारों के नाम बताइए। देखो साकेत का तो अभी भी हमने पढ़ा ही था कि साकेत के कौन थे, मैथिली शरण गुप्त थे, और उर्वशी में कई बार आपको बोल चुकी हूँ कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो उर्वशी के कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। भारत भारती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे। और लोकायतन जो हैं उनके हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी हम कर रहे हैं कि भारत भारती के कौन थे? मैथिली शरण गुप्त थे। लोकायतन के कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। और उर्वशी जी के कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर थे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के नामकरण पर विचार कीजिए। भाई आधुनिक काल के लिए क्या क्या चीजें थी? तो मतलब बेसिकली यहाँ पे आपको यहाँ पे आधुनिक काल के बारे में बताना। तो आधुनिक युग में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ होने से लोगों में आत्मगौरव प्रभाव हिंदी कविता पर पड़ना स्वाभाविक था। अतः देश कल्याण, समाज सुधार, धर्म सुधार आदि नवीन विषयों पर कविताएं लिखी जाने लगी। यानी यहाँ पर आपको ये नामकरण का मतलब ये है कि आपको आधुनिक काल के बारे में बताना कि आधुनिक काल में क्या क्या हुआ था, क्या क्या शुरुआत हुई थी। तो एक तो देश के कल्याण, समाज सुधार और धर्म सुधार आदि के लिए नवीन विषयों पर कविताएं लिखी जाने लगी थी। पद्य में नवीन वाद और नवीन शैलियों का प्रचलन शुरू हो गया था। उन नवीन शैलियों में कविताएं जो हैं रचना शुरू हो गई थी। कविताओं की आधुनिक रूप में होने के कारण इस काल को भी आधुनिक काल कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर नामकरण मतलब है कि आधुनिक काल क्यों कहा गया, तो उसके लिए आपको एक दो रीजन देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रीतिकाल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी थी? वीर रस यानी वीरता के बारे में रीतिकाल में किन्होंने लिखी थी? तो उनका नाम है भूषण जी ने। ठीक है, भूषण ने। रीतिकाल के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करते हुए आपको दो प्रमुख कवियों का नाम लिखना है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन हर बार कुछ अलग तरीके से हो रहा है, इसलिए मैं हर बार ये क्वेश्चन ले रही हूँ। तो रीति ग्रंथों का निर्माण और श्रृंगार रस की प्रधानता, ये दो विशेषताएं रीतिकाल की हैं। और इसमें कुछ कवि कौन कौन से हैं? बिहारी, केशव, घनानंद आदि इसके प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तो बिहारी, केशव, आप ये दो नाम याद रख सकते हो, घनानंद भी आप प्लस बोनस में याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में से किसी एक की दो प्रमुख विशेषताएं लिखनी। किसी एक की लिखनी, हम तीनों की ही देख लेते हैं। तो छायावाद की विशेषता कौन कौन सी है? व्यक्तिकता की प्रधानता, व्यक्ति की जो है उसकी प्रधानता थी, और सौंदर्य भावना थी, मतलब सौंदर्य से रिलेटेड चीजें बहुत खूबसूरत दिखें, उन सभी चीजों से रिलेटेड थी। यानी कि यहाँ पर जो भाषा शैली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो यहाँ पर दो विशेषताएं थी। प्रगतिवाद की कविताओं में प्रगतिवाद की क्या विशेषता थी? कि मानव की महत्ता का प्रतिपादन और शोषित वर्ग जो हैं उनकी पीड़ा का चित्रण, ये दो चीजें जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तीसरा, प्रयोगवाद में क्या था? बौद्धिकता की प्रधानता थी और निराशावाद और पलायन की प्रवृत्ति थी। ठीक है, कि बौद्धिकता यानी बुद्धि से रिलेटेड चीजें जो है, प्रयोग करना, नई नई चीजें। आप चाहें अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? बिंबों का प्रयोग किया गया, नई नई चीजों का, उपमानों का यूज किया गया, जो कि अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था। तो आप तीसरा पॉइंट यहाँ पर या सेकंड पॉइंट आप इस चीज को ना लिख करके वो लिख सकते हो। बेसिकली आपको 2-3 पॉइंट्स याद होने चाहिए कि ये नहीं याद आया उस टाइम तो कुछ और याद रहे।
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म का वर्णन न करके सगुण ब्रह्म के लीला पदों का ही गान क्यों किया? तो सूरदास जी जो हैं वो निर्गुण की अपेक्षा सगुण को महत्व देते थे। उनकी मान्यता है कि निर्गुण जो और निराकार ब्रह्म इंद्रियातीत होता है, जिसकी अनुभूति तो होती है पर अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसका कहने का मतलब क्या है कि निर्गुण जो है परब्रह्म की जो हम आराधना करते हैं उसमें हमको समझ तो आ जाता है, भाई इंद्रिय तो होता है कि भाई हाँ कोई चीज है, लेकिन हम उस चीज की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। मतलब कि हम उस चीज को, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस चीज की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। अतः वह उसे मन वाणी के लिए अगम अगोचर मानकर सगुण ईश्वर की लीला पदों का गान करते थे। तो वो ये चाहते थे कि भाई सगुण जो हैं उन्हीं को मान करके उसी चीज का गुणगान करना चाहिए, और जिससे कि हमको अभिव्यक्ति भी हो, हमको समझ आए, हमको उस चीज का रिजल्ट भी दिखे। इस चीज को देखते हुए उन्होंने सगुण भक्ति की ओर ज्यादा अपने आप को दिखाया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, प्रगतिवादी युग की किन्हीं दो कवियों के नाम लिख करके उनकी एक एक साहित्यिक रचना का भी उल्लेख करना है। मतलब दो कवि लिखने हैं और उनकी एक एक साहित्यिक रचना लिखनी है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की लिख देना उर्वशी, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिख देना अनामिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3030, भारतेंदु युग की दो प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचना लिखिए। भारतेंदु युग में कौन से दो कवि थे वो लिखने हैं, प्लस उनकी रचनाएं लिखनी है। तो एक तो भारतेंदु में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी खुद ही थे, तो उनकी रचना लिख देना प्रेम माधुरी, और एक है श्रीधर पाठक जो है कश्मीर सुषमा, ठीक है। तो कौन कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जिनकी रचना थी प्रेम माधुरी, और नेक्स्ट है श्रीधर पाठक जिनकी कौन थे? कश्मीर सुषमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भाषा और शिल्प की दृष्टि से प्रयोगवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं बतानी है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भाई क्या क्या था? ये कविताएं कैसी थी? मुक्तक शैली में रची गई थी। मतलब यहाँ पर छंद, अलंकार, ये सब चीजें नहीं थी, मुक्तक थी, मतलब इन चीजों से मुक्त थी। दूसरा, नवीन बिंबों और नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया था, और भाषा में क्या थी? नवीन अभिव्यंजना शक्ति थी, ठीक है। तो ये दो चीजें क्या है? भाषा और शिल्प की दृष्टि से प्रयोगवादी कविता की दो प्रमुख विशेषताएं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, और अगर ये सिर्फ ऐसे आ जाए कि प्रयोगवादी कविताओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो आप ये दो भी लिख सकते हो। और अगर भाषा शिल्प की बात करें तो उसमें आपको भाषा के बारे में लिखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, अथवा आधुनिक काल की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बेसिकली आधुनिक काल के बारे में लिखना है। तो पहला क्या था? स्वदेश प्रेम। दूसरा क्या है? लघुता के प्रति सजगता। तीसरा है नारी के प्रति जो है सही दृष्टिकोण होना चाहिए, ये बताया गया था। यथार्थता थी, मतलब कि रियलिटी थी कि क्या चीजें रियल हैं, उनसे रिलेटेड थी। और विभिन्न वादों की प्रधानता थी, अलग अलग वाद है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, उन सभी को ही प्रधानता दी गई थी। तो इनमें से आप कोई भी दो पढ़ सकते हो, 2 से 3 4 कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी पद्य साहित्य, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो ये आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो, और भी कर सकते हो, लेकिन ये भी कर लेना, ये आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत भारती के रचनाकार कौन है? अभी अभी हमने देखा था भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन पे मैं इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं इसलिए मैं इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट ही होता है। इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है ना, इंपॉर्टेंट वही होता है जो बार बार आपके सामने से वो क्वेश्चन, वो चीज़ें निकल कर जा रही हैं, तो समझ लो कहीं ना कहीं वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मॉडल पेपर में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, किसी और के मॉडल पेपर में भी आपको ये मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट है। या लास्ट ईयर कभी इस क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ें आई हुई हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे ही होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, छायावाद के 4 स्तंभ कवि किन्हें माना जाता है? तो छायावाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो माना जाता है वो हमारे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमिता नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये है, इसको मैं नंबरिंग दूं तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो आप ये 4 नाम तो याद करके ही रख लेना छायावाद के लिए।
ओके चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 क्या दे रखा है, रीतिकाल के दरबारी कवियों का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो देखो क्या था भाई, इस काल के दरबारी कवियों का मुख्य लक्ष्य था, मुख्य विषय या मुख्य लक्ष्य क्या था, आश्रयदाताओं की दानवीरता और युद्ध वीरता की प्रशंसा करना। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि रीतिकाल में जो कवि होते थे वो क्या करते थे, जो भी उनको आश्रय देने वाले लोग होते थे वो उनकी प्रशंसा करते थे, उनकी वीरता का गुणगान करते थे और इसी से रिलेटेड वो कविताओं का जो काव्य है उनकी भी वैसी ही रचनाएं करते, मतलब उनमें हमेशा उनकी प्रशंसा, उनकी बड़ाई, ये सभी चीजें ही हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है, रीतिकाल का समय निर्धारण बताइए। तो अगर आपने काल विभाजन अच्छे से कर लिया है तो आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हो, फिर चाहे आपको कोई से भी काल के लिए पूछे, रीतिकाल के लिए पूछे, भक्ति काल के लिए पूछे, वीर गाथा काल के लिए पूछे, आधुनिक काल के लिए पूछे, किसी भी चीज के लिए पूछे, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। तो रीतिकाल का समय सीमा क्या था, 1643 से लेके 1843 ईस्वी तक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिक काल के बारे में पूछा है। तो आधुनिक काल 1843 से लेके आज तक बना हुआ है, वो है हमारा आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। तो रीतिकाल में मुख्य धाराएं जो थी वो 3 थी, मैं यहाँ पे एक और भी लिख देती हूँ, थर्ड एक और भी थी, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे मॉडल पेपर में कि रीतिकाल की कितनी धाराएं थी। तो देखो मुख्य तो 2 ही थी, अगर यहाँ पे मुख्य बोला है तो मुख्य तो 2 ही थी, लेकिन अगर ऐसा आ जाए ना कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है तो आप 3 लिखिएगा। मुख्य कहे तो 2 लिखने हैं, नॉर्मल कहे कि आपको मुख्य ना देकर इसे दे दे कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, रीतिकाल की कितनी धाराएं थी, तब आप 3 लिखेंगे। मुख्य में आप 3 ही लिखेंगे, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त, लेकिन इनके साथ साथ एक और भी था, वो कौन सा था, रीति सिद्ध। ठीक है, तो मुख्य आ जाए तो आप 2 ही लिखिएगा। ओके, मुख्य आए तो आप 2 ही लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, भारतेंदु युग की समय सीमा बताइए। ये भारतेंदु युग क्या था, जब आधुनिक काल आया था ना, तो आधुनिक काल में फिर आगे जाकर के और काल आए थे, तो उसी में ही उसमें 4 थे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ठीक है, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, तो उसी में ही भारतेंदु युग की समय सीमा पूछी है। तो भारतेंदु युग की समय सीमा थी 1868 से 1900 तक। ठीक है, ये भारतेंदु युग की समय सीमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की समय सीमा कितनी थी, तो 1900 से लेकर के 1922 तक क्या थी, द्विवेदी युग की थी। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख देना भारतेंदु का, ये आपके शॉर्ट नोट में आप लिख देना। ठीक है, भारतेंदु युग, फिर उसकी समय सीमा लिख देना, फिर द्विवेदी युग, फिर उसकी समय सीमा लिख देना। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद छायावादी युग आ जाएगा, फिर उसके बाद छायावादोत्तर युग आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए। तो प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 कवि कौन कौन से थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताने हैं। तो द्विवेदी युग के कौन कौन थे, एक थे आपके मैथिली शरण गुप्त और दूसरे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आगे नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन नंबर, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना के दर्शन किसकी रचनाओं में होते हैं। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना के दर्शन किसकी रचनाओं में होते हैं। तो राष्ट्रीय भावना के दर्शन जो है वो होते हैं हमको भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में हमको सबसे पहले राष्ट्रीय भावना के दर्शन मिलते हैं। भाई राष्ट्र से रिलेटेड जो है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए मर मिटना, ये सब चीजें हमको भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से सबसे पहले देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था और किन्हीं 2 कवियों के आपको नाम लिखने हैं। तो तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था, जो दूसरा तार सप्तक था वो था 1951 में, ये दूसरा था। तो दूसरे से पहले जरूर इससे पहले ही हुआ होगा, और दूसरे से पहले सबसे पहले जो प्रकाशन हुआ था तार सप्तक का प्रकाशन वो हुआ था 1943 ईस्वी में।
ठीक है। तो 1943 ईस्वी में पहला हुआ था। यहाँ पर आप फिर से अपने तार सप्तक का अगर आप पॉइंट डालेंगे तो तार सप्तक के लिए आप शॉर्ट नोट्स जो बनाएंगे वहां आप तार सप्तक के प्रथम द्वितीय ऐसे करके बना देना। तो तार सप्तक कब हुआ था? 1943 में प्रथम हुआ था और 1951 में दूसरा हुआ था। इसके साथ आप और क्या काम करेंगे? आप दूसरा अपने शॉर्ट नोट्स में आप इनके साथ इनके कवियों की लिस्ट जो हमने अभी पहले क्वेश्चंस में पढ़ी थी वो सारी लिस्ट आप इसमें लिख देना, फिर दूसरे वाले के भी आप लिख देना ताकि ये आपको शॉर्ट नोट्स में काम आए। तो शॉर्ट नोट्स आपको इस तरह से बना के रखने हैं। और इसके कवि कौन कौन से हैं? अगेजी, मुक्तिबोध, भारत भूषण, ये कुछ इनके कवि हैं और आगे जो और भी हैं वो भी आप लिख सकते हैं। किन्हीं दो के बारे में बोला है तो दो लिखने हैं। तो तार सप्तक में अगेजी और भारत भूषण ये दो नाम तो याद कर ही लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन। ये देखो आ ही गया। दूसरा तार सप्तक जो था वो कब था? 1951 में था। तीसरा जो था वो कब था? 1959 में था। तो यहीं पर ही लिख देते हैं 1959 में तीसरा तार सप्तक आया था। ठीक है, तो ये आप जरूर से चीजें कर लेना। देखो फैनी वाली गलती मेरे साथ होने लगी। फैनी पता है क्या करती है? जब ऐसे लिखती है तो लिख के मात्राओं के बीच में लाइन लगा देती है, जिसको क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। तो उसको बीच में लगा देती है। फिर मैं डांटती हूँ, इरेज करवाती हूँ, फिर बोलती हूँ मम्मा सही तो लिखा है, सही तो लिखा है, लेकिन चीजें सही नहीं करी ना। तो ऐसी चीजें मेरे साथ भी हो जाती कभी कभी। ठीक है, तीसरा 1959 में। बड़े आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदी के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। दो महाकाव्यों का नाम लिखना है। तो महाकाव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, काव्य क्या होता है, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ काव्य क्या होता है। देखो काव्य क्या होता है, जब हम किसी चीज को लिखते हैं किसके साथ में? छंदों के साथ। और किसी चीज को हम छंद, अलंकारों और ये सारी शैलियों के साथ मिलकर के जब हम किसी चीज की रचना करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। अब काव्य में क्या होता है? काव्य के टाइप्स पूछे जाते हैं कि काव्य कैसे होते हैं। तो भाई काव्य जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं श्रव्य काव्य और एक होते हैं दृश्य काव्य, देखने वाले। श्रव्य काव्य जो है वो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो श्रव्य काव्य में क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं, अब जैसे काव्य जो है वो दो होते हैं, ये मैंने सब पढ़ा रखा है आपको। काव्य जो होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य में भी क्या होते हैं? आपके दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं प्रबंध काव्य और दूसरे होते हैं हमारे मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य में क्या क्या होता है? प्रबंध काव्य में आपके तीन टाइप होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक होते हैं महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य, एक होता है आपका आख्यान गीतिका। तो देखो महाकाव्य में क्या होता है? महाकाव्य में किसी एक घटना के बारे में सब कुछ बता, मतलब किसी एक चीज होती है और उस मेन चीज के लिए एक व्यक्ति के बारे में पूरा घटना होता है और उस पूरी स्टोरी में जो छोटी छोटी घटनाएं भी हुई होती हैं वो सारे की सारी उसमें समाहित होती हैं। जैसे कि रामचरितमानस। तो रामचरितमानस सिर्फ राम के बारे में ही है, मतलब मेन तो राम के बारे में, लेकिन राम के साथ साथ और क्या क्या चीजें हुई थी वहां पर वो सारी चीजें आपको रामचरितमानस में मिल जाएंगी। तो इसीलिए इसे महाकाव्य कहा जाता है, जिसमें एक व्यक्ति का पूरा चरित्र चित्रण होता है लेकिन उसके साथ साथ उससे जुड़ती हुई उसके साथ संबंधित छोटी छोटी घटनाओं का भी उसमें उल्लेख होता है। खंड काव्य में क्या होता है? किसी एक घटना का उल्लेख होता है, मतलब कोई एक घटना हुई होगी उससे रिलेटेड होता है, जो कि हम खंड काव्य बहुत देख चुके हैं। जैसे हमने कर्मवीर कर्ण देखा था, अग्र पूजा देखा था, ठीक है, जवाहर नेहरू देखा था। तो वहां पर सिर्फ एक घटना के बारे में था, एक व्यक्ति की किसी एक पर्टिकुलर घटना से रिलेटेड था, उसे हम कहते हैं क्या? खंड काव्य कहते हैं। और तीसरा आता है आख्यान गीतिका, जिसमें कि क्या होता है कि कोई एक घटना हुई होती है लेकिन वो किस फॉर्म में होती है? वो गाने के फॉर्म में होती है, मतलब गाते हुए उस घटना को बताया गया होता है,
वो होता है आख्यान गीतिका, जिसका आप उदाहरण लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आ जाए तो। झांसी की रानी वाली जो कहानी, जो कविता हमने पढ़ रखी है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि एक स्टोरी चल रही है और स्टोरी के साथ उसको गीत के फॉर्म में गाया जा रहा है, तो वो होता है आख्यान गीतिका। ठीक है, तो ये काव्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अब यहाँ 2 महाकाव्यों के बारे में पूछा है, तो 2 महाकाव्य कौन कौन से लिखेंगे आप? रामचरितमानस और दूसरे लिख सकते हैं पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नई कविता के 4 कवियों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नई कविता के 4 कवि कौन कौन से हैं? अज्ञेय जी, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर और डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठीक है, तो ये है नई कविता के कुछ 4 कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, नई कविता के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो 2 प्रमुख कवियों और उनकी रचना के नाम लिखिए, तो क्या क्या है? हरी घास पर क्षण भर, सुनहरे शैवाल, ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं। और भवानी प्रसाद मित्रगत रोग और खुशबू के शिलालेख, ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो कुछ रचनाएं जो हैं प्रमुख रचनाएं, वो आप लिख सकते हैं नई कविता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, नई कविता के किसी एक कवि का नाम लिखो। तो किसी एक कवि का नाम लिखना, तो अभी भी हमने देखा ही था, भवानी प्रसाद मिश्र, मिश्र लिख देना यहाँ पे। ठीक है, इनके चर्चित कविता संग्रह जो है, जिसका नाम है गीत फरोश। ठीक है, गीत फरोश, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। तो यहाँ पर आप एक नई कविता के कवि का नाम लिख देना भवानी प्रसाद मिश्र और उनकी कविता का नाम लिख देना गीत फरोश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, रसवंती के रचयिता का नाम बताना है। रसवंती के रचयिता कौन थे? कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, रसवंती के रचयिता कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। या फिर ऐसे भी आ सकता है, रीति ग्रंथकारों में से किन्हीं 2 के नामों का उल्लेख कीजिए। रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध यानी कि जहां पर रीति बंधी हुई होती है, किस तरह से किन चीजों को रूल्स के साथ करना है, उसे रीतिबद्ध कहते हैं। रीति मुक्त जहां पर रीतियां नहीं होती, रीति से मुक्त होते हैं, उसे हम रीति मुक्त कहते हैं। तो रीतिबद्ध के 2 कवि लिखने हैं, तो रीतिबद्ध के 2 कवि लिख देना, केशव और मतीराम, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। और रीति मुक्त में जो अगर बात करें तो आप लिख देना घनानंद और बोधा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीति काल से रिलेटेड, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्न रचनाओं के रचनाकारों के नाम लिखिए। आपको ये रचनाएं दे रखी है, उनके रचनाकारों के नाम लिखने हैं। सबसे पहला है रसिक प्रिया, जिसके कौन है? उनके कवि हैं हमारे केशवदास। नेक्स्ट आता है छत्रसाल दशक, ये हैं किनकी? भूषण की रचना। नेक्स्ट है मधु कलश, ये किनकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। और साकेत तो हमको पता ही है, मैथिली शरण गुप्त की। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि साकेत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं। रसिक प्रिया जो है, ये भी हमारे पास बार बार आ रही हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूषण का नाम बार बार आ रहा है, लेकिन उसकी रचनाएं हमने बहुत कम देखी हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट 54 की ओर। पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास, पल्लव, कामायनी में से 2 रचनाकारों के रचनाकारों के आपको नाम लिखने हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी ने लिखा है। प्रिय प्रवास हमने पढ़ा ही था अभी अभी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने लिखा है। पल्लव जो कि किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। और कामायनी तो हम बहुत बार पढ़ ही चुके हैं, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, तो ये रचनाएं आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, इनको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, कितने क्वेश्चन करेंगे हम? एटलीस्ट 65 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लाइन पहले ही आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कविता कौमुदी किसके द्वारा संपादित कृति है? तो ये है राम नरेश त्रिपाठी की कृति। ठीक है, कविता कौमुदी, तो राम नरेश त्रिपाठी की एक इंपॉर्टेंट संपादित कृति है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कृतियां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हिम तरंगिनी, भस्मांकुर, यामा, निशा निमंत्रण काव्य कृतियों में से किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखने हैं। तो हिम तरंगिनी किनकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है।
भस्मांकुर किनकी है? नागार्जुन की है। यामा किनकी कृति है? महादेवी वर्मा जी की कृति है। और निशा निमंत्रण किनकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की हम ऑलरेडी 2 चीजें देख चुके हैं, ठीक है। तो हरिवंश राय महादेवी वर्मा, भस्मांकुर नागार्जुन जी की है, और हिम तरंगिनी किनकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। दिस इज द ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। जयशंकर प्रसाद एवं महादेवी वर्मा किस युग के से संबंधित है? अभी अभी हमने बात की थी, तो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा छायावादी युग से संबंधित हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कवियों के नाम दे देंगे, पूछेंगे ये कौन से युग से संबंधित है। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ये जरूर करना है। जो शॉर्ट नोट्स लिखोगे आप उसमें जरूर लिखना, जितने भी युग हैं उनको लिखना है, और युग के कवियों और उनकी 2 रचनाएं जरूर लिखनी है। ये आप कर लोगे ना तो आप समझ लो हिंदी पद्य साहित्य की काफी चीजें शॉर्ट कर लोगे, मतलब इतना कर लोगे तो कोई ना कहीं काम आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी एवं यशोधरा के रचनाकारों का नामोल्लेख कीजिए। तो रानी केतकी की कहानी जो है वो इंशा अल्लाह खां की है, और यशोधरा जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना होगा कि यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, रीतिकाल की 2 प्रमुख वही प्रवृत्तियां बतानी है, तो आप 2 प्रवृत्तियां बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 प्रसिद्ध काव्य संग्रहों का वर्णन कीजिए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या क्या किया था? एक तो त्रिधारा और बिखरे मोती, ये 2 प्रमुख उनकी काव्य संग्रह है जो कि यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद किस युग के कवि हैं और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो प्रिय प्रवास तो हमको याद ही हो गया अब तो, और उनको किस युग के हैं? तो भाई द्विवेदी युग के कवि हैं, तो द्विवेदी युग, और मेन रचना उनकी कौन सी है? प्रिय प्रवास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62, नीरजा तथा आकाश गंगा के रचयिता का नाम लिखिए। नीरजा और आकाश गंगा, तो नीरजा जो है वो किनकी है? महादेवी वर्मा जी की है, और आकाश गंगा किनकी है? राम कुमार वर्मा जी की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, त्रिलोचन के 2 प्रसिद्ध काव्यों के नाम लिखिए। तो त्रिलोचन के 2 प्रसिद्ध काव्य कौन कौन से हैं? एक तो है ताप के ताए हुए दिन, और दूसरा है अमोला। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लग रहा है, बट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, रसिक प्रिया इंपॉर्टेंट है ही। रसिक प्रिया और दीप शिखा के रचयिताओं के नाम लिखिए। तो रसिक प्रिया के कौन थे? केशव दास थे, और दीप शिखा के कौन है? महादेवी वर्मा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो अलग से रचनाएं आ जाती है ना, ये बहुत हाईलाइट करती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमको क्वेश्चन में आगे मिल सकती हैं, या अपने सैंपल पेपर में या अपना हमारे फाइनल पेपर में भी आ भी सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन पता है क्या है? ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके प्रीवियस मॉडल पेपर या प्रीवियस जो पेपर है उन सभी में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 65 क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 65, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। उत्तरायण कृति के रचनाकार के नामों उल्लेख कीजिए। तो उत्तरायण कृति के रचनाकार कौन थे? राम कुमार वर्मा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो 65 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी कुछ करना है। तो कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पर आज का ये लेक्चर। आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस लेक्चर से, क्योंकि ये बहुत 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 डिमांडिंग टॉपिक था, और इससे रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हो सकते थे। तो इसीलिए आपको इनको अच्छे से शॉर्ट नोट्स में कर लेना है, यानी कि जब आप ये पढ़ रहे होंगे अपनी नोटबुक अपने साथ रखना, और इसी तरह से अपने सारे शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे फटाफट से रीड करने के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, क्योंकि मैं हिंदी का मॉडल पेपर ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, और उसके बाद हम करेंगे इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।